हेलो स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास पेपर में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को विराम चिन्हों के बारे में बता रही हूँ, जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको विराम चिन्ह का अर्थ बता रही हूँ। विराम चिन्ह का अर्थ है, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो विचारों को मौखिक या लिखित रूप से अभिव्यक्त करते समय हम बीच बीच में सांस लेने, रुकने, किसी कथन पर बल देने, आरोह व अवरोह लेकर या क्षणिक रुककर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस रुकने को ही विराम या विश्राम कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ विराम चिन्ह के प्रकार। तो इसमें पहला है पूर्ण विराम। सबसे पहले पूर्ण विराम के बारे में आपको बता रही हूँ। वाक्य की समाप्ति के पश्चात तथा कविता के अंतिम चरण के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे लालच बुरी बला है। दूसरा है अल्प विराम। जब वाक्य में भाव व्यक्ति अथवा अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े, वहां अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे गोपाल, हरि, श्याम खेल रहे हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। इसके बाद अर्ध विराम बता रही हूँ। जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्ध विराम लगाते हैं, जैसे मातृभाषा का स्थान शिक्षा योजना में सर्वोच्च ही हो सकता है, उससे जरा भी कम नहीं है। इसके बाद है अगला प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जिन प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों के जैसा होता है उसमें इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आज्ञावाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों की कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे क्या तुम खाना खाओगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसके बाद है विस्मयादिबोधक, संबोधन या आश्चर्य चिन्ह। जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता या आश्चर्य आदि भावों को प्रकट किया जाता है तब विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर फल है, हाय ये क्या हो गया, ओह कितनी चोट लग गई। इस तरह से हम लोग बोलते हैं जब कोई विस्मयादिबोधक या हमें आश्चर्य होता है कोई वाक्य को सुनकर, अरे ऐसा हो गया, इस तरह से। अगला है अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। जब किसी बात को कुछ अलग करके ही बताना हो तब उपविराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि हम ध्यान आकृष्ट करते हैं, उस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। जैसे संधि की परिभाषा इस प्रकार है, किसी ने ठीक ही कहा है, लालच बुरी बला है। इस तरह के वाक्यों में हम अपूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। इसके बाद निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह को जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे संवादों को लिखने के लिए, रमेश तुम कहाँ रहते हो, कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद, जैसे गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, महेश ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। इसी में किसी प्रकार की सूची के पहले, जैसे सफल होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं, राम, राजीव, श्याम, लखन, मुकेश इत्यादि। अगला है योजक एवं समास चिन्ह। इसका प्रयोग संयुक्त शब्दों तथा समास युक्त शब्दों में किया जाता है, जैसे धीरे धीरे, माता पिता, भाई बहन, रात दिन। इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें आएंगे। अगला है विवरण चिन्ह। किसी विषय या बात को कहने समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी की परिभाषा, संधि के प्रकार,
इस प्रकार से जब हम कुछ चीज बताएंगे, किसी चीज की परिभाषा बताएंगे या किसी चीज के प्रकार बताएंगे तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर ये उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुद्ध ने कहा जीव हत्या पाप है, श्री राम ने कहा सत्य ही धर्म है। इसके बाद है लाघव चिन्ह या संक्षेपक। यह चिन्ह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संक्षेप में लिखने पर लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर, उत्तर प्रदेश के लिए उप्र, तो ये बिंदी ही लाघव चिन्ह होता है, संक्षेपक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डॉक्टर, इस टाइप के शब्दों में कृपया पीछे पलटें, इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में लिख के बिंदी लगा देते हैं। फिर है लोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे, तो इस प्रकार से लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हंसपद चिन्ह। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जन्म सिद्ध लिखने से छूट गया तो हम हंस पद चिन्ह लगा देंगे और उसके ऊपर जन्म सिद्ध लिख देंगे। इसी प्रकार कोई भी शब्द लिख सकते हैं जो हमारा छूट गया हो। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, इसमें प्रेम मार्गी छूट गया तो हम चिन्ह लगा के ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद है कोष्टक। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे क्रिया के भेदों, सकर्मक और अकर्मक का उदाहरण दीजिए। इसी प्रकार हम संज्ञा के प्रकार भी बता सकते हैं। संज्ञा के प्रकार लिख के और उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उनके प्रकार लिख सकते हैं। फिर है रेखांकन चिन्ह। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्दों, पद, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान, जो गोदान उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। मतलब इसमें मेन पॉइंट जो होता है, मेन हेडिंग होती है, उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, उसी को रेखांकन चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद है इतिश्री। किसी लेख या रचना के अंत में इतिश्री मतलब दी एंड, जब कोई चैप्टर खत्म हो रहा है तो हम, या कोई आंसर खत्म हो रहा है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये थे आपके विराम चिन्ह। इसके बाद एक और होता है योजक चिन्ह की तरह ही जोड़ वाला, तो हम उसमें जैसे संधि में इसका प्रयोग करते हैं। संधि में हम प्लस लगा लगा के शब्दों को लिख देते हैं। जैसे शुभागम, तो शुभ प्लस आगम, इस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।